हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये एनसीईआरटी बुक क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 हीट, इसका जो है अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने थर्मामीटर के विषय में देख लिया था। टेम्परेचर को हम किस तरीके से मेजर करते हैं ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद में जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स थे या लेबोरेटरी थर्मामीटर वगैरह जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, ये सब हमने पढ़ लिए थे। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा सी ब्रिज और दूसरा होगा लैंड ब्रिज। ये ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो पहले इसको हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, या रीडिंग से पहले हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो चित्र यहाँ पे आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, ये शायद समुद्र है। ये क्या है, ये समुद्र है। और ये देखिए यहाँ पे सूरज बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे दिन है, यहाँ पे धूप है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो पानी होती है, पानी जो होता है इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये ना तो बहुत जल्दी से गर्म होता है और ना ही बहुत जल्दी से ये ठंडा होता है। तो ये क्वालिटी होती है, पानी जो है ना तो ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और ना ही ये अचानक बहुत जल्दी से ठंडा होता है। यानी पानी धीरे धीरे गर्म होता है और जब एक बार गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। लेकिन जो ज़मीन होती है, जो स्थल भाग होता है, वो धूप में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है और धूप ख़त्म होने के बाद में ये बहुत तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे कंसिडर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब दिन का समय होता है तो जो ज़मीन होती है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। जो ज़मीन होता है वो दिन में बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। अब ज़मीन गर्म होने से जो इसके आसपास में जो हवा होती है वो गर्म हो करके कहाँ जाती है, ऊपर उठती है। जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर उठती है। अब ज़मीन चूँकि जल्दी से गर्म हो गया, लेकिन जो पानी है समुद्र का, जो किनारा है समुद्र का पानी, वो तो ठंडा ही रहता है। तो जब ये गर्म जो हवा है इसके ऊपर गर्म होकर जब ये ऊपर उठ जाती है, यानी इसमें कन्वेक्शनल करंट चलती है, संवहन धारा। तो ये गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो आसपास के जो समुद्र के पास में जो ठंडी हवा होती है वो चल करके इसको कवर करने का प्रयास करती है और फिर यहाँ गर्म होकर फिर ठंडी हो जाती है, फिर ये ऊपर जाकर फिर इधर से नीचे आती है। ऐसे ऐसे एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है। और उसी तरीके से जब रात होता है तो रात में इसका उल्टा होता है, क्योंकि पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो जो समुद्र का पानी होता है रात में ये चूँकि गर्म बना रहता है, दिन में जो धूप लगती है तो ये गर्म रहता है, लेकिन जो ज़मीन होती है समुद्र के किनारे ये थोड़ी जल्दी से क्या हो जाती है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब ज़मीन के पास की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो समुद्र है ये तो गर्म बना रहता है। तो इसलिए जो समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म रहती है और ये गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, और जो ज़मीन की हवा होती है वो ठंडी रहती है, क्योंकि ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये ठंडी हवा क्या कहाँ जाती है, समुद्र की ओर जाती है, और उसके बाद में यहाँ पहुँच कर ये गर्म होकर कहाँ जाती है, ऊपर उठती है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हवा का एक साइकिल यहाँ पे चलना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ देखिए, दिन में क्या होता है, ठंडी जो समुद्र की ठंडी हवा है वो स्थल के पास जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर ये ऊपर इधर से मतलब एक साइकिल बना लेती है इस तरीके से, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और रात में क्या होता है, रात में इसका उल्टा होता है। जो ठंडी हवा होती है ज़मीन की वो इधर जाती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जाती है और यहाँ गर्म होकर फिर ऊपर जाती है। एक साइकिल यहाँ पे इस तरीके से बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी ब्रिज है, और इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। यानी सी ब्रिज जो होता है समुद्र से चलकर कहाँ पे जाता है, ज़मीन के ऊपर जाता है, स्थल भाग पे जाता है, लैंड पे जाता है। और जो लैंड ब्रिज होता है वो लैंड से चलकर कहाँ पे जाता है, समुद्र की ओर जाता है। तो ये दोनों हैं, इसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी रीडिंग पहले शुरू करते हैं। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. जो कोस्टल एरिया, कोस्टल का मतलब होता है समुद्र तटीय एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं
उनको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे फेनोमेनन मीन्स होता है घटना, यहाँ पे ये देख पाते हैं कि दिन के समय में जो ज़मीन होती है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है, वो पानी से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज। तो जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। द कूलर एयर फ्राम द सी रसेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जो ठंडी हवा होती है स्थल की वो दौड़ती है, रशेज मीन्स होता है दौड़ती है, टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो ज़मीन की तरफ ये दौड़ती है जिससे कि जो हवा है जो गर्म होकर ऊपर चली गई है उसका स्थान ही भर पाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, क्योंकि जब ये ज़मीन गर्म हो जाती है तो समुद्र की ठंडी हवा आके दौड़ती है इसके पास में, यानी चूँकि ये गर्म होकर यहाँ की हवा ऊपर चली गई है तो इस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा समुद्र से चल करके स्थल की ओर आती है। ये चीज़ यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैंड प्लेस द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो ज़मीन की हवा होती है ऊपर उठ करके एक साइकिल ऐसे बनाने के लिए ये कहाँ जाती है, ऊपर उठती है और फिर ऐसे घूम करके फिर इसके पीछे यहाँ पे आ जाती है। तो एक साइकिल बनाने के लिए इस तरीके से ये चलती है। जो फिगर नीचे आपको हमने दिखाया वही है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। जो समुद्र से चलकर ठंडी हवा ज़मीन पे आती है, स्थल पे आती है, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। तो सी ब्रिज, इसको हम हिंदी में अगर इसको कहें, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कहें तो इसको हम कहते हैं स्थलीय समीर। इसको हम क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। समीर का मतलब हवा होता है, एक पर्यायवाची है, हवा की एक पर्यायवाची है समीर। तो सी ब्रिज को हम क्या सी ब्रिज, इसको एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। स्थलीय समीर का मतलब होता है लैंड ब्रिज। तो यहाँ पे जब सी ब्रिज को हो तो यहाँ पे स्थलीय ना होकर के सागरीय समीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सागरीय समीर। तो सी ब्रिज का मतलब क्या होता है, सागरीय समीर, और लैंड ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो स्थलीय समीर। ये इस तरीके से आपको दिया गया है। आगे इसमें रीड करते हैं, टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो इसीलिए जो जो घर बनते हैं समुद्र के किनारे, जैसे ये समुद्र है तो यहाँ पे जो घर बनते हैं इनके जो खिड़की होती है ये इधर ना बना के इधर बनाई जाती है, जिससे कि यहाँ से ठंडी हवा घर के अंदर आ सके। ये जो खिड़की यहाँ पे बनाई जाती है कोस्टल एरियाज में, ये समुद्र की ओर बनाई जाती है, जिससे यहाँ की जो ठंडी हवा है वो घर के अंदर आ सके। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे देखिएगा, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। रात में क्या होता है, इसका उल्टा, यानी जो हवा पहले समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही थी वही हवा ये दिन में आ रही थी, लेकिन रात में यही हवा जो होती है वो ज़मीन से कहाँ पे जाती है, समुद्र की ओर जाती है। तो ये उल्टा जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे लिखा गया है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। जो पानी होता है वो ज़मीन से और धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन ज़मीन तो जल्दी से ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी। इसलिए जो ठंडी हवा होती है, जो जो ठंडी हवा होती है लैंड की रात में, वो कहाँ पे जाती है, समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज, यानी इसको स्थलीय समीर कहते हैं। और सी ब्रिज को हम क्या कहते हैं, सागरीय समीर कहते हैं। तो ये दोनों में उल्टा होता है, जैसा कि आपने नीचे चित्र में देखा है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम धूप में जाते हैं तब हमको गर्म महसूस होता है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। अब ये जो हीट होती है सूरज की वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच बाई कंडक्शन और कॉन्वेक्शन। तो कंडक्शन और कॉन्वेक्शन दोनों मेथड से सन की हीट हम तक नहीं पहुंच सकती है। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो इसको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डे टाइम में क्या चलती है, सी ब्रिज, और नाइट टाइम में क्या चलती है, लैंड ब्रिज। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये भी आपको बताया गया है, जो अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में भी हम आगे बताते हैं। तो जो सी ब्रिज होती है वो दिन में चलती है, और लैंड ब्रिज कहाँ चलती है, रात में चलती है। तो ये आपको याद रखना है कि सी ब्रिज क्या होती है और लैंड ब्रिज क्या होती है। ये कहाँ पे चलती है, कोस्टल एरियाज। कोस्टल का मतलब होता है तटीय। जो समुद्र तट के पास में स्थान होते हैं उनको हम समुद्र तटीय स्थान कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है।
अब यहाँ पे देखिए एक जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, ये सन है। अर्थ क्या होती है, कॉन्स्टेंटली मूव करती है, किधर, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो जो सन की हीट होती है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमको धूप लगती है या गर्माहट महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आपका एराइज होता है कि पहली बात तो आप देखिए, जैसे अर्थ है, अर्थ के कुछ ही ऊंचाई तक यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हवा है, इसके बाद यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ पे हवा नहीं है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कोई हवा नहीं है। लेकिन और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कोई मेटल का रॉड जुड़ा है जिससे हीट हमारे पास तक आ जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सन की हीट है, ना तो ये कंडक्शन के थ्रू आ सकती है हम तक, ना तो सन की हीट हम तक कहाँ कैसे आ सकती है, कंडक्शन के थ्रू आ सकती है, और ना ही ये हम तक कैसे आ सकती है, जो सन की हीट है, जो सन की हीट है वो अर्थ पर ना तो कंडक्शन के थ्रू आ सकती है, और ना ही किससे आ सकती है, कन्वेक्शन के थ्रू आ सकती है। कन्वेक्शन के थ्रू भी ये नहीं आ सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्शन के लिए कॉन्वेक्शनल करंट ज़रूरी होते हैं। कन्वेक्शन को हम हिंदी में संवहन कहते हैं, तो संवहन के लिए संवहन धाराएं ज़रूरी होती हैं, और इसके लिए या तो हवा हो और या तो पानी हो। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ और जो सन है, इनके बीच में, जो आपका सन है और ये जो अर्थ है, इनके बीच में ना तो हवा है और ना ही पानी है। हवा सिर्फ कुछ दूरी तक है, कुछ ऊंचाई तक है पृथ्वी के। तो ये जो सन की हीट है, ये वास्तव में हमारे पृथ्वी तक किस तरीके से आती है, तो ये वास्तव में आती है, हमने हीट ट्रांसफ़र के दो मेथड्स को पढ़े। पहला क्या था, कंडक्शन, और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्शन मेथड। एक कंडक्शन था, दूसरा कॉन्वेक्शन था। तो इसलिए हीट ट्रांसफ़र की जो तीसरी मेथड होती है वो होती है रेडिएशन। वो क्या होती है, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण, यानी किरण के रूप में। जिस तरीके से सूरज की किरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं, धूप आती है, उसी तरीके से ये जो हीट ट्रांसफ़र की ये तीसरी मेथड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो आइए इसको हम रीड करते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से हम तक जो आने वाली प्रकाश होती है, हीट होती है, वो एक अलग मेथड से आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे बताई गई है, या है कि जो रेडिएशन होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने देखा जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था कंडक्शन के थ्रू, तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कढ़ाई की हीट है, ये इसके पीछे तक जाना है, एक मिनट, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कढ़ाई रखी गई है और इसमें आपने कोई कलछी डाल रखा है, क्या डाल रखा है, कोई कलछी डाल रखा है। तो इसकी जो हीट है चल के आपके हाथ तक आएगी, कलछी के पास तक, तो यानी ये मीडियम, यानी इस लोहे के थ्रू आएगी। अगर इसमें हम प्लास्टिक लगा देते हैं तो हमारे पास नहीं आती है, तो यानी ये लोहा एक माध्यम हो गया, लोहे में से होकर आती है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर नीचे की हवा आपको, नीचे अगर कहीं पे कुछ आग जला देते हैं तो ऊपर की हवा कैसे गर्म होती है, क्योंकि नीचे की हवा उठकर ऊपर जाती है, और यही नीचे की हवा इसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो यानी जो हवा है, हवा एक मीडियम है, हवा का चलना यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन के मेथड में यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन होता है, तो ये सन से डायरेक्ट यहाँ पे जो सनलाइट है रेडिएशन के मेथड से आ जाती है। इसके बीच में कोई मीडियम, ना तो हवा है, ना पानी है, ना कोई प्लास्टिक सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे हीट चलकर यहाँ पे आके पहुँच जाती है। तो इसलिए जो रेडिएशन होता है इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नाट। अगर मीडियम प्रेजेंट है तब भी रेडिएशन हो सकती है, और अगर मीडियम नहीं है तब भी रेडिएशन हो सकती है। आगे देखिए, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के पास में बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो जब हम रूम हीटर के पास में बैठते हैं, यहाँ पे इसके पास में जब हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो रूम हीटर के से जो एनर्जी आती है हमारे पास में, वो रेडिएशन के द्वारा आती है। अब इसके बीच में हवा होती है, लेकिन हवा इस रेडिएशन को यहाँ पे रोक नहीं पाती है, हवा के बीच से होकर के हीट हमारे पास तक पहुँच जाती है। आगे देखिए, अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाई रेडिएशन। कोई गर्म चम्मच है, अगर इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस चम्मच को गर्म इसके यहाँ पे हमने रख दिया है, तो ये जो है अपने हीट को चारों तरफ रेडिएशन करके इसको हीट को हटा करके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये रेडिएशन के द्वारा ठंडा होता है। हालांकि ये जो चम्मच है आपका, ये
ये आपका कॉन्वेक्शन के द्वारा भी ठंडा होता है, क्योंकि आसपास की हवा गर्म होगी ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा में ये रेडिएशन के द्वारा भी ठंडा होता है, यानी ये कॉन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों मेथड के द्वारा ये ठंडा हो रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो कोई यूटेंसिल है, इसको जब हम रखते हैं तो ये सराउंडिंग्स में हीट को ट्रांसफ़र करता है रेडिएशन के द्वारा और ठंडा हो जाता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। यहाँ तक जो हमारा शरीर होता है, यानी हम लोग भी लगातार जो है रेडिएशन कर रहे हैं अपने शरीर से, लगातार हीट को क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, लगातार हीट निकल रहा है हमारे शरीर से और लगातार हमारा शरीर जो है हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ये किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू ही कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकालती है और कुछ ना कुछ रेडिएशन ये अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करती है। यहाँ पे आपको देखना है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। कोई भी गर्म वस्तु है वो हीट को रेडिएट करती है। चूँकि हमारा शरीर भी गर्म है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म है, तो इसलिए ये भी हीट को रेडिएट करता है। लेकिन ये रेडिएशन हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत हल्का, बहुत स्लो होता है, धीरे होता है ये। आगे देखिए, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और इसका कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ए पार्ट बाई मे बी सबमिटेड, और एक अलग पार्ट जो होता है ये सबमिट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक मिनट, सबमिट, ट्रांसमिटेड, और एक पार्ट इसका क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट रीचेज इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, तो इस पर अगर मान लेते हैं कोई रेडिएशन यहाँ पे फॉल कर रहा है, कोई रेडिएशन यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो कुछ रेडिएशन इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ रेडिएशन ये बॉडी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, और कुछ रेडिएशन को ये क्या कर देगी, बाहर रिफ्लेक्ट कर देगी। ये टकरा के जब इधर रेडिएशन चला जाएगा तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट कर देना। और कुछ रेडिएशन ये बॉडी क्या कर लेगी, सोख लेगी, और कुछ रेडिएशन ये क्या करेगी, बहुत हल्की रेडिएशन ये चारों तरफ निकालेगी। चारों तरफ निकालने का मतलब इसको कहते हैं ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिट होगा। लेकिन यहाँ पे जो एब्जॉर्ब लाइट है, अगर जितना इसने एब्जॉर्ब किया है अगर उससे कम ये ट्रांसमिट कर रहा है चारों तरफ, तब इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर हम किसी बर्तन को धूप में रखते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन को हमने यहाँ पे धूप में रख दिया, तो ये जो बर्तन है इसका जितना रेडिएशन आएगा सूरज से, उस रेडिएशन का एक थोड़ा सा पार्ट तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये एक बड़े पार्ट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एक बड़े पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो बाहर निकालने वाला ट्रांसमिशन है बहुत कम होगा। तब इसका जो टेम्परेचर है इस बर्तन का लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले जो कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करता है तो ये पहले उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है और थोड़ा सा क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्की कुछ रेडिएशन को क्या कर लेता है, ट्रांसमिट करता है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं ओवरऑल किसी भी बॉडी के ऊपर हीट का या रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। आगे रीड करते हैं, व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो जब आप सूरज की धूप में कहीं बाहर जाते हैं तो आपको एक छाता ले जाने का सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो छाता होता है, जब हम इसके अंदर रहते हैं छाता के अंदर, तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादातर रेडिएशन आता है या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है या आपका छाता इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डायरेक्ट सनलाइट की जो रेडिएशन होती है हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ती है। ये इसका फ़ायदा होता है। यहाँ पे देखिए आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दी गई है, 4.5 टॉपिक में दिया गया है, काइंड्स ऑफ क्लॉथेज बी वियर इन समर एंड विंटर। गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, ये यहाँ पे इस बात को याद दिया गया है। यू नो दैट इन समर बी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लॉथेज एंड इन विंटर बी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथेज, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हम हल्के रंग के, जैसे सफ़ेद हो गए, ऐसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो सर्दी का मौसम होता है उसमें हम बहुत डार्क कलर के, बहुत काले या गाढ़े नीले कलर के कपड़ों को हम पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के दौरान देखते हैं। देखिए, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, एकदम बराबर टिन कैन आप ले लीजिए, आइडेंटिकल मतलब एक समान, पेंट द
आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। दो टिन आप ले लीजिए, एक के पूरे बाहर जो है इसको आप ब्लैक कर दीजिए और दूसरे का जो बाहर है इसको आप बढ़िया वाइट कर दीजिए। आगे इसमें देख लेते हैं। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। तो इन दोनों को बराबर मात्रा में आप पानी से भर दीजिए, बराबर मात्रा में पानी से भर दीजिए। ये आपका क्या है, ब्लैक है, और ये आपका क्या है, वाइट है। ये टिन आपने बराबर लिया है और एक के बाहर आपने ब्लैक कर दिया है और एक के बाहर आपने काले पेंटिंग कर दी है। इनको आधे घंटे के लिए आप दोपहर की कड़ी धूप में रख दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। ये जो दोनों कैन थे इनके टेम्परेचर आप मेज़र करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो क्या आप टेम्परेचर में कोई डिफरेंस पाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो काला रंग से जो ब्लैक था, जो ब्लैक कलर में पेंटेड था जो टिन, उसका जो टेम्परेचर था वो अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पाते हैं, कितना पाते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पाते हैं। वहीं जो वाइट पेंटेड, जो जिसके ऊपर आपने वाइट पेंट किया था, इसका टेम्परेचर आप मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस ही पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ब्लैक कलर का जो टिन था जिसके ऊपर हमने ब्लैक पेंटिंग किया था उसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन जिसको हमने वाइट कलर से पेंट किया था उसका टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा बढ़ा। यानी इसका 28 तक ही पहुंच पाया, लेकिन इसका कितना पहुंच गया, 30 पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्लैक होता है वो सारे रेडिएशन जो बाहर से आते हैं इनको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो वाइट कलर होता है वो कुछ रेडिएशन को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो ये जितना रेडिएशन आया इसका एक बड़ा पार्ट क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बहुत कम पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया। लेकिन ये जो काला वाला होता है ये ज़्यादातर रेडिएशन को क्या करता है, सोख लेता है, बहुत कम रेडिएशन को ये बाहर फेंकता है। तो इस कारण से इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ा और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत कम बढ़ा। तो ये इसका कारण होता है। तो यहाँ पे आगे रीड करते हैं। इन व्हिच केन इज़ द वाटर वार्मर। कौन से केन में जो पानी है वो ज़्यादा गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस। इन दोनों कैन जो हैं इनके पानी को आप छू करके भी आप देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे आप देखिए कंटेनर्स विथ ब्लैक एंड वाइट सरफेस। तो ये ब्लैक एंड वाइट सरफेस के साथ हैं। अब इसका सरफेस देखिए ब्लैक है और इसका सरफेस क्या है, ये वाइट है। तो जो वाइट वाला सरफेस है ये ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो ब्लैक वाला सरफेस है ये ज़्यादातर रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है और इसका टेम्परेचर बहुत कम बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्दी का मौसम हो उसमें हम ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर जो कपड़े होते हैं वो रेडिएशन को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और वो गर्म रहते हैं। लेकिन जो वाइट कलर्ड जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कपड़े होते हैं, वो रेडिएशन को बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी रेडिएशन को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और इस कारण से ये हमारा क्या होता है, ठंडा रहता है और ये वाला क्या हो जाता है, ये गर्म ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ दी गई है। आगे इसमें देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं जो बॉक्स में चीज़ दी गई है। आगे देखिए, बी ऑप्टेन यूज एंड फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट buildings that are not affected much by heat and cold outside? This can be done by constructing outer walls of buildings so that they have uh, trapped layers of air. One way of doing this is to use hollow bricks which are available these days. तो यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारा घर होता है, क्या जो किसी भी चीज़ को गर्म या ठंडा करने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि हम ऐसी बिल्डिंग बना दें जो हीट से ज़्यादा अफेक्ट ना हो, अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ही ठंडा रहे और अगर बाहर ठंडी है तो अंदर ही क्या हो, गर्म रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हॉलो ब्रिक्स मतलब होता है खोखले ईंट। जैसे ये ईंट एक बना दिया गया और ये ईंट बीच में क्या हो, खोखला हो, ये इसमें क्या हो, हवा हो बीच में। तो इससे क्या होता है, जब खोखले ईंट का जब हम कोई घर बना देते हैं तो ये जो बाहर की हीट है, चूँकि हवा बीच में होने से इसमें कंडक्शन नहीं हो पाता। जैसे ईंट अगर इधर से गर्म है तो इसकी हीट जो है इधर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये बीच में तो खाली है, खोखला है। तो इसलिए जो है इस टाइप की ईंट से जब हम घर बना देते हैं तो जो हीट बाहर रहती है वो अंदर नहीं जा पाती, और अगर बाहर कोल्ड है तो अंदर की हीट जो है
अंदर से हीट ये बाहर नहीं जा पाती, तो इसलिए एक जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है और हीट जो है इधर से उधर जा नहीं पाती है ठीक तरीके से। आगे इसमें हम रीड करते हैं एक्टिविटी 4.11। यहाँ पे रीड करते हैं फिल द टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। यहाँ पे जो हमने कैन लिए थे, ये दोनों कैन यहाँ पे जो आपने देखा है, फिल द टू कैन्स इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इनको आप गर्म पानी भर दीजिए एक समान टेम्परेचर के साथ में। मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करके पानी आप दोनों में समान पानी भर दीजिए, बराबर मात्रा में पानी भर दीजिए। लीव द केन्स इन अ रूम और इन ए शेड। तो ये जो दोनों कैन हैं इनको आप किसी छाया में रख दीजिए या किसी कमरे में रख दीजिए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो। आगे देखिए नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। और 10-15 मिनट के बाद में इनके टेम्परेचर को आप क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करिए। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों का जो टेम्परेचर है एकदम सेम अमाउंट के साथ गिरता है। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ पे क्या डाला था, 60 डिग्री सेल्सियस का पानी यहाँ पे डाला था और 60 डिग्री सेल्सियस का पानी यहाँ डाला था। लेकिन इसको 15 मिनट के लिए हम कमरे में रख देते हैं। पानी दोनों में बराबर मात्रा में है, खाली दोनों का कलर चेंज है। 15 मिनट तक के लिए इसको हम कहाँ पर रख देते हैं, कमरे में रख देते हैं। और 15, 20 या 25 मिनट के बाद में जब हम इनके टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो क्या दोनों के सेम टेम्परेचर आते हैं। तो इसको हम आगे यहाँ पे रीड करते हैं क्या दिया गया है। आगे देखिए डू दीज एक्टिविटीज़ सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथेज इन। आगे इसमें रीड करते हैं इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथेज इन द विंटर। तो क्या ये जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं ये आपको ये सुझाव देती हैं कि सर्दी में हम गाढ़े कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मी में जो है हम हल्के कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। आगे इसमें दिया गया है डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर बी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लॉथेज इन द विंटर। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए हम इसको सर्दी में पहनते हैं और हमको कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जो लाइट कलर्ड क्लॉथेज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। और जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर जो इनके ऊपर हीट फॉल होता है, रेडिएशन फॉल होता है, वो ज़्यादातर रेडिएशन को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और इस कारण जब इसको हम गर्मी में पहनते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, कंफर्टेबल हो जाता है। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वूलन क्लॉथेज कीप अस वार्म इन विंटर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं सर्दी के मौसम में। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। वूलन क्लॉथेज कीप अस वार्म इन विंटर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हमको गर्म रखते हैं हमारे शरीर को। यहाँ पे रीड करिए, इन द विंटर बी यूज वूलन क्लॉथेज, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊल होता है हीट का एक पुअर कंडक्टर होता है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द ऊल फाइबर। जो ऊल फाइबर होता है इसके बीच में, जैसे ये ऊल है तो इसके बीच में क्या होता है, ये ऊल जो होता है इसके बीच बीच में क्या होती है, हवा भरी होती है। तो इसलिए जो हीट होती है ये ना तो इसको पार नहीं कर पाती। जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती और जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आ पाती है। तो ये जो है एक इंसुलेटर का काम करता है, ये एक रजिस्टर होता है हीट का। आगे देखिए जो इसके बीच में हवा होती है, ट्रैप होती है, तो ये जो हवा है ये रोकती है। दिस एयर प्रिवेंट्स मीन्स होता है रोकता है, द फ्लो ऑफ हीट फ्राम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। जो ये हमारे शरीर की जो हीट होती है ये बाहर नहीं जा पाती है, इसके जो आसपास सराउंडिंग्स होते हैं उस पे ये नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसके बीच में हवा होती है वो एक इंसुलेटर का काम करती है। आगे देखिए, सो वी फील वार्म, और इससे हमको क्या होती है, गर्म फील होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे रीड करना है, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको दिया है। मान लेते हैं कि एक चादर आपको यहाँ पे दिया गया है और
एक दूसरा चद्दर इसके ऊपर से रख करके हम दो चद्दर एक साथ लेकर के अगर हमको सोना है ओढ़ करके, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो दोनों चद्दर हैं इसके बीच में थोड़ी बहुत हवा होगी। लेकिन इन्हीं दोनों चद्दर के बराबर मोटाई के अगर कोई एक चद्दर आपको ओढ़ के सोना है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में कोई तो हवा होगी नहीं। लेकिन जब दो चद्दर हम ले लेते हैं तो इसके बीच में थोड़ी सी हवा बीच में ट्रैप हो जाती है, इसके बीच में थोड़ी सी हवा आ जाएगी इन दोनों चद्दर के बीच में, एक ऊपर वाला चद्दर एक नीचे वाला चद्दर। लेकिन जब हम एक ही चद्दर बनाते हैं मोटा चद्दर, जिसमें मोटा चद्दर हो जो मतलब इन दोनों चद्दर के बराबर की मोटाई का हो, तो ये जो है ये उतना ज़्यादा गर्म आपको नहीं करेगा क्योंकि ये अकेला ही है, इसके बीच में कोई हवा नहीं है। लेकिन जब दो चद्दर हम ले लेते हैं तो दोनों चद्दर में क्या होता है, इसके बीच में थोड़ी सी हवा बीच में ट्रैप हो जाती है और ये जो बाहर की जो यानी जो बाहर की ठंडक है या अंदर से जो हीट है इसको बाहर नहीं जाने देता। तो अगर आपको कभी सर्दी में कोई कपड़े यूज करना है तो आपको क्या करना है, जहाँ पे दो चद्दर है ना, तो यहाँ पे जब आप एक एक थिक ब्लैंकेट लेने के बदले आप क्या करेंगे, आप जो दो ब्लैंकेट टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, तो ये जो दो चद्दर एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं दोनों जोड़ करके एक दूसरे ऊपर रख के बनाया गया कंबल है, उसको आप लेंगे तो वो ज़्यादा आपको गर्म पहुँचाएगा, ना कि एक मोटा चद्दर। क्योंकि जो दो चद्दर हैं इसके बीच में थोड़ी सी हवा बची रह जाती है और वो हवा उस हवा के होने के कारण जो हीट होती है हमारे बॉडी की वो बाहर नहीं जा पाती है। लेकिन जब एक ही चद्दर मोटा सा रहेगा तो इसके बाहर कुछ मात्रा में हीट चली जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है दो चद्दर वाला आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं तो इसको आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। सेल्सियस स्केल आप जानते हैं। कंडक्शन मीन्स होता है चालन, कंडक्टर मीन्स होता है चालक, कॉन्वेक्शन मीन्स होता है संवहन, इंसुलेटर मतलब होता है प्रतिरोधक, लैंड ब्रिज मतलब होता है स्थलीय समीर, और सी ब्रिज मीन्स क्या होता है सागरीय समीर। आगे देखिए इसमें रेडिएशन मतलब रेडिएशन होता है विकिरण, इसको कहते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान, थर्मामीटर मतलब तापमापिनी। तो ये आपका जो है टॉपिक है इसमें। इसके बाद में व्हाट यू हैव लर्नड ये आपको बाद में बताया जाएगा। इसके बाद आपका एक्सरसाइज आ जाएगी, इसको सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।